जय हिंद। खुद को शांत बना करके सही दिशा में सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप ऐसा जानते होंगे कि शांत पानी ही जो होता है ना, वो अक्सर सुनामी लाया करता है। तो आप अभी शांत हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। अभी आप चुपचाप शांति में ही रहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप पूरा 100% दीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है कि क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है। देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1939 ईस्वी से लेकर के कब हुआ था, 1945 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है, ठीक है, 1945 ईस्वी में जब खत्म होता है तो पूछ रहा है कि क्या परिणाम नहीं था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइएगा, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत। देखिएगा, जब इंग्लैंड की शक्ति क्या, जैसे में इंग्लैंड के पास क्या था कि बहुत से रिसोर्सों का कमी होने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध में उसके पास क्या हुआ था, बहुत ज्यादा धन जन की क्या हुआ था, क्षति हुआ था। तो उसके साम्राज्य जो थे आजाद होने लगे थे। आपको देख सकते हैं कि 1947 ईस्वी में आपको इंडिया आजाद हो जाता है, फिर उसके अगले वर्ष आपको श्रीलंका आजाद हो जाता है। फिर और जो छोटे छोटे जो कई जगह पे जो शासन कर रहे थे वो भी क्या कर लेता है, खुद को आजाद कर लेता है। तो इसके शासन का अंत होना एक घटना है। ठीक है, किसका, द्वितीय विश्व युद्ध का। यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसका एक कारण ये भी है कि अपने वैश्विक साम्राज्यों का अंत हो गया। तो ये भी तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पूछा क्या है, नहीं। तो ये तो सही है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको काट देते हैं। क्या पूछा गया, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास। या बिल्कुल, इंग्लैंड की शक्ति में काफी कमजोरी हो गया था, काफी कमी हो गया था। तो ये भी तो सही है, तो लेकिन हमें नहीं पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे क्या पूछा है कि राष्ट्रमंडल का गठन। तो अगला पद बढ़ते हैं। फिर पूछा है कि रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। देखिएगा, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि कैसे होता है कि जैसे में दोनों अब चाहता है कि हमारा जो, जैसे में एक अमेरिका है जो ये चाहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था पूरे देश में, पूरे विश्व में फैले। और ये किस पर लगा हुआ रहता है, तो समाजवादी व्यवस्था की चाहता है कि जो अधिकतर देश हैं वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए। और दोनों में शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है, यानी रूसा फुली, जिसको शीत युद्ध का मतलब कहिए कि रूसा फुली। ठीक है, हमसे लड़ाई, मतलब कि आप अक्सर देखे होंगे घर वगैरह में ऐसा रूसा फुली चलते रहता है, उसी को शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये राष्ट्रमंडल गठन की बात करते हैं तो ये पेरिस समझौता के तहत में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समाप्ति हुआ था 1919 ईस्वी में ये समझौता हुआ था। और इसी के तहत में क्या किया गया था, राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, और जो प्रथम विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ था। तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है ना, है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहा है ना। तो ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार पूछ रहा है, तो यही नहीं सही है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आगे जो बोला गया है क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या गया कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी। तो काफी ज्यादा फेमस ये है, ये वाला जो परिभाषा है जो काफी ज्यादा फेमस है, तो सबको पता होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। कौन है, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के क्या होते हुए थे, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। और हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए जो आपको दिया गया है, क्योंकि पढ़ने के लिए काफी ज्यादा है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। आपको सिलेक्शन लेना है, पीएचडी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। अब देखिएगा, स्वतंत्रता, अमेरिका की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, आप पूछे कि हम ये सब लिखते क्यों हैं, डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता देते हैं। नहीं फायदा करेगा आपको, आप यकीन करके रखिए कि आपको फायदा बिल्कुल नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम जल्दी पढ़ लेंगे, तो आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं रहने वाला है, उतना जल्दी वो दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, अमेरिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या हुआ था, ये अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन, ये क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब जॉर्ज वाशिंगटन के बाद में क्या हुआ था कि वहां के राष्ट्रपति जो बने थे वाशिंगटन, और वहां के जो राष्ट्रपति जो बने थे तीसरा व्यक्ति वो कौन थे, तो तीसरा व्यक्ति से थॉमस जेफरसन। ठीक है, ये थॉमस जेफरसन की अगर हम बात करते हैं तो थॉमस जेफरसन ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब ये तीसरे राष्ट्रपति जब थे तो इन्होंने ही क्या लिखा था कि एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप इसको आप याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो ये टॉमसन, किसने, जेफरसन ने लिखा था। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने लिखा था। यहां तक तो क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पेन नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया। चलिए अगले पे देखते हैं। तो अगला क्या बोला गया है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण, अब देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जब आया तो 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, 45 ईस्वी तक चला था, ठीक है। अब देखिएगा किन घटनाओं के कारण जर्मनी उसके सहयोगी राष्ट्रों की हार हुई। तो हार चलते दिखाते हैं। हिरोशिमा पर एटमी बम, अच्छा आप बताइएगा, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था ना, 1945 को गिराया गया था, बात कर रहा है 1941 को। तो ये तो बिल्कुल, ये तो नाइंसाफी है, इसको बेदर्दी से पहले तो काट दीजिए, ठीक है, इसको काट दिया हमने। फिर क्या बोला गया है, जर्मनी का रूस पर आक्रमण। हाँ बिल्कुल, जर्मनी ने क्या किया था कि रूस पर आक्रमण कर दिया था, इसका सबसे ज्यादा कमजोरी इसके लिए था, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। आगे देखेंगे इटली की हार, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं क्या, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। हाँ ये तो सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि ये जापान जो था, ये ठेपे फर का देश जो था, अमेरिका के जो पर्ल हार्बर था, ये पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया था, जा करके आक्रमण किया था और काफी ज्यादा तहस नहस कर दिया था उस हार्बर को, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। तो अब हम देखिएगा, अब बी और डी देखते हैं, क्योंकि तो दो ही चीज तो हमें देखना है, दोनों, अब दो ही तो ऑप्शन है हमें दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा बी और डी कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। तो देखिएगा त्रिदेशीय संधि की अगर बात करते हैं तो इसको त्रिगुट भी आप बोल सकते हैं। त्रिदेशीय संधि की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से देश थे, तो एक था आपको रूस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में फ्रांस देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद में आपको कौन देखने को मिलेगा, तो आपको ये इंग्लैंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इंग्लैंड। तो कौन सा देश संधि में नहीं, सदस्य में नहीं था, तो अब देखिएगा रूस भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है, ऑप्शन नंबर 4 आपको ये इटली नहीं था। अगले भी बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर के गुट का निर्माण किया था। तो देखिएगा बात करते हैं जापान, ठीक है, और फिर उसके बाद में इटली, और फिर उसके बाद में कौन, तो जर्मनी, ये तीनों ने मिलकर के 1936 ईस्वी में क्या किया था, ये धुरी जो शक्ति है, धुरी शक्ति, उसका क्या किया था, नामकरण किया था, और इसी संधि पर मतलब कि क्या किया था, उसको सिग्नेचर करने का काम किया था, ठीक है। तो धुरी शक्ति यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। कब, तो 1936 में किया था। अब बात करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया है कि समुराई योद्धा वर्ग है। अब देखिएगा समुराई योद्धा वर्ग की बात करते हैं, तो ये समुराई योद्धा क्या है, तो ये समझिए कि एक तरह से एक जो जाति होता ना है, उस तरह का है। तो ये योद्धा जो रहता है ये जापान में रहता है, ठीक है, समुदाय योद्धा जो रहता है ये जापान में रहता है। इस योद्धा की खासियत बात क्या है कि ये स्वाभिमानी होता है, जिसमें स्वाभिमानी किसी के सामने झुकने वगैरह वाला काम बिल्कुल नहीं करता है। हम हैं तो हम हैं, जितना में है उतना में ही है, ऐसा नहीं कि किसी थोड़े से चक्कर के चक्कर में हम क्या करेंगे कि अपना आत्मसम्मान खो देंगे। यानी स्वाभिमान काफी ज्यादा इसके पास में होता है, स्वाभिमान काफी ज्यादा इसको है, ठीक है। चलिए, तो स्वाभिमान दिखेगा कई तरीके से होता है। एक होता है कि घमंड के रूप में स्वाभिमान अब कर रहे हैं तो वो नहीं, एक होता है आत्मसम्मान के रूप में स्वाभिमान होता है, तो वो बढ़िया चीज है। लेकिन घमंड के रूप में जो स्वाभिमान होता है वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर आत्मसम्मान के रूप में अगर स्वाभिमान है तो वो बहुत अच्छा बात है, सभी व्यक्ति में होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ में गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि 1854 से 56 के बीच में क्रीमिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अब देखिएगा क्रीमिया के युद्ध के बारे में तो दे दिया कि कब लड़ा गया था, तो कहिए कि क्रीमिया का युद्ध जो लड़ा गया था 1800, यहाँ तो 54 दिया है, ऐसे 1853 से लेकर के 56 तक लड़ा गया था। ये कहाँ, तो ये काला सागर के पास में लड़ा गया था। अब ये काला सागर के तो बारे में आपको पता ही है, तो पता है इसमें कौन कौन सा देश एक तरफ था, अकेले रूस अकेले सबके लपेटे हुए था। रूस एक तरफ था, ऊपर में कौन था, तुर्की था, फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन लड़ा था, फ्रांस लड़ा था, और फिर उसके बाद ब्रिटेन था, और फिर उसके बाद में बस इतना ही था, ठीक है। अब ये अकेले 3 देश इधर अकेले और ये इधर अकेले, समझिए कि सबको ये लपेटे में लिए हुए था, ठीक है। तो अब खुद देखिएगा
रूस और इस तरफ 3 देश अकेले हैं, इधर रूस अकेले लड़ा गया है। एक बात और आपको बताते चलते हैं कि ये क्रीमिया का युद्ध जो था, ये क्रीमिया का युद्ध को जानते हैं किसके लिए, किस लिए विख्यात सबसे ज्यादा है? इसे मूर्खता का युद्ध कहा जाता है। यानी ये विश्व में ऐसा युद्ध लड़ा गया था जिसका कोई परिणाम भी ना निकला और निर्णायक रहा, ठीक है, और फाजुल में ये सब लड़ रहा था, ठीक है, ये क्रीमिया का युद्ध के लिए जो। लेकिन आज अगर हम बात बताते हैं क्रीमिया, आज क्रीमिया किसका हिस्सा है? जो यूक्रेन से 2014 में कौन छीन लिया? तो ये रसिया छीन लिया, ठीक है। चलिए, तो अब बताते हैं कौन कौन हो सकता है। सो देखिएगा, रूस और तुर्की, तो तुर्की तो एक तरफ था, रूस है, ठीक है, ये तो है। आगे देखते हैं यूएसए इंग्लैंड, यूएसए तो इसमें है ये नहीं है, काट दीजिए इसको बेदर्दी से। रूस और जापान, जापान तो है ये नहीं है। इंग्लैंड फ्रांस तो एक तरफ था ना, देखिए तो एक तरफ है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि फासिज्म विश्वास करता है। अब देखिएगा फासिज्म की, जिसको फासिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके उदय का काम कौन किया था? तो इसको उदय करने का काम क्या था? मुसोलिनी। ये मुसोलिनी कहाँ का था? तो ये इटली का था, ठीक है। ये जानते हैं क्या था? ये जो था ये उदारवाद का विरोधी था। उदारवाद जो थे ना उसका क्या था? ये विरोधी था। ये उदारवाद को देखना नहीं चाहता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सभी चीज का ये विरोधी था। जैसे में आप समाजवाद की अगर बात करते हैं तो ये समाजवाद का पक्का समर्थन करता था, ठीक है। और ये जो समर्थन करता था और ये इसका जो सरकार जो था ना, ये सरकार एक दलीय व्यवस्था का स्वरूप करता था। यानी एक दल का ये सरकार गठित किया करता था, ठीक है। तो इसका सरकार कैसा था? तो एक दलीय, ठीक है। फांसीवाद, फासिस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, फासिज्म मुसोलिनी ने किया था, ठीक है। उदारवाद के विरोधी है, समाजवाद का समर्थक है, एक दलीय सरकार की स्थापना करता है, ठीक है। तो खैर अब तो खत्म हो गया है। तो अब देखते हैं कौन सा होगा। विखंडित अनेक दलों की प्रणाली, अनेक दलों की प्रणाली कहाँ? एगो की बात हुआ है, खत्म। प्रबल अनेक दल, गलत, अनेक कहां से? एक दल की प्रणाली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ तो 2 दिया है, खत्म हो गया ऐसे ही, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन, अब ये थॉमस पेन की बात कर रहे हैं, थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? अब देखिएगा, जब इंग्लैंड, जैसे मैं आपको उनके बारे में कह रहे हैं, बड़ा सम्मान से बातें कर रहे हैं। ब्रिटेन के बारे में आप जानते हो कि कई देशों को गुलाम बना करके रखा, जिसमें से अमेरिका भी था, ठीक है। तो जब अमेरिका को गुलाम बना करके रखा था तो वहां पे जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा जा रहा था, तो उसके समर्थन में अपने उपनिवेशियों के यानी अपने लोगों के समर्थन में ये थॉमस पेन, जानते हैं क्या बोलते हैं? ये थॉमस बोलिए, ये थॉमस बोलिए, ठीक है। ये थॉमस पेन जानते हैं क्या बोलते हैं? कि सुनो भैयो, ये जो हमारा इंग्लैंड जो है ना, हमारा तो नहीं है, जो इंग्लैंड है ना, उसके खिलाफ हम स्वतंत्रता तभी लड़ सकते हैं, उसकी आजादी हम तभी पा सकते हैं जब उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने लोगों को उत्साहित करने का काम किए थे। किसको? यानी अपने जो लोग हैं उसको उत्साहित करने का काम कौन किए थे? तो यही थॉमस पेन ने किया था। तो आप क्या इसको कह सकते हैं? एक आप बुद्धि ही तो बता सकते ना है कि एक बुद्धि दे रहे थे। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन पर। विधि का सार तत्व, नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक संविदा, ये सामाजिक संविदा की क्या बात है इसमें? ये भी खत्म। तिरसी, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा पहले तो देख लेते हैं। ये दिरहम, ये दिरहम कौन देश का मुद्रा है? तो देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम आज पहली बार बता रहे हैं, कल भी बताया था हमने, परसों भी बताया था हमने, ठीक है। तो दिरहम की अगर बात करते हैं तो यूएई का ये मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। तो आप पूछिएगा नहीं कि अच्छा तो फिर सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब का मुद्रा पता है क्या है? तो वो है रियाल, ठीक है, रियाल। अच्छा एक बात और भी पूछिएगा आप कि अच्छा जब सऊदी अरब का मुद्रा रियाल है तो ईरान का भी मुद्रा कुछ ऐसा ही है? तो हाँ, ईरान का भी मुद्रा आपको देखने को मिलेगा क्या? तो रियाल ही मिलेगा। लेकिन अब इसने अपनी मुद्रा को बदल लिया है, अब क्या कर लिया है? तो मैन कर लिया है। तो आप पूछिएगा ना कि अच्छा, फिर एक तो और ज्यादा कंफ्यूज करता है, ब्राजील की भी मुद्रा। तो ब्राजील की मुद्रा पता है क्या है? तो रियल है। आप याद रखिएगा, रियल है, ठीक है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो मतलब रियल, समझ गए। चलिए, अब हमें देखा गया है रैंड। ये रैंड जो है ये साउथ अफ्रीका की कहा मुद्रा है, साउथ अफ्रीका का क्या है? तो मुद्रा है। अब देखिएगा, साउथ अफ्रीका की जब बात आ गया है तो साउथ अफ्रीका के बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, जो नेशनल, जो अब मंडेला के बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है।
तो क्यों ना हम जान लें उनके बारे में। उनका जन्म की अगर बात करते हैं, नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करते हैं तो उनका जन्म कब होता है, तो देखिएगा उनका जन्म जो होता है 1918 ईस्वी में होता है, 2013 ईस्वी में उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ऐसे तो समझ जाएंगे ना। वो लगभग 27 वर्ष तक जेल में रहे थे और फिर उसके बाद में वो राष्ट्रपति बनते हैं। अब देखिएगा जिसे में अब इसी के बाद हम अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, तो वो पुस्तक क्या था, द लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम। तो ये पुस्तक काफी ज्यादा आपको फेमस है, तो इसीलिए इस पुस्तक को कम से कम ध्यान में रखिएगा। द लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम किसने लिखा था, तो यही नेशनल मंडेला जो है, इन्होंने क्या किया था, इनकी एक आत्मकथा है द लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम। समझ में आ गया। तो हमने मुद्रा भी देख लिया, मुद्रा कहाँ है, तो मुद्रा यहाँ का रैंड है, ठीक है। अच्छा, और हम बात करते हैं रियाल के बारे में। अभी हमने देख लिया कि सऊदी अरब का है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। देखिएगा जब बात करते हैं तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। अब ये फ्रांस की क्रांति में किसका अंत हो गया था, तो कहिएगा कि जो ये 16वां था ना, लुई 16वां, ये चला गया था। और इसमें नायक के रूप में कौन उभरा था, तो नायक के रूप में कौन उभरा था, तो यही बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट जो उभरा था, फिर उसके बाद में ये शासक बनता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है, जो राजशाही था उसको खत्म कर दिया जाता है। जब राजशाही को जब खत्म कर दिया जाता है तो फिर तो उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट अपना क्या करता है, शासन करता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है कि 1804 ईस्वी में ही, ठीक है, ये यहीं पे लिख देते हैं कि 1804 ईस्वी में ही क्या करता है कि ये संहिता यानी नेपोलियन संहिता, उसका नाम क्या था, नेपोलियन संहिता। अब ये नेपोलियन संहिता क्या करता है, लागू करता है। इसका काम क्या था, नेपोलियन संहिता के बारे में एक मिनट। नेपोलियन संहिता की अगर हम बात करते हैं, नेपोलियन संहिता, ठीक है, नेपोलियन संहिता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो समान कानून होना चाहिए। अब ये समान कानून में जो होना चाहिए, यही बात यहाँ पे आपको नेपोलियन संहिता में बताया गया था। लेकिन इसमें भी पता है क्या किया गया था, जो महिला जो थी, ये महिला को पुरुषों के अंतर्गत में रखा गया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। चलिए देखते हैं, पहली परमाणु आपदा की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, तो हिरोशिमा पर, कहा, हिरोशिमा पर आपको पहला बम गिरा था। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा बम गिरा था, तो हाँ बिल्कुल, तो पता होना चाहिए। तो क्या था, तो लिटिल बॉय, ठीक है। तो लिटिल बॉय एक जो बम था वो गिराया गया था। और कौन सा ईंधन का प्रयोग किया गया था, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था, ठीक है। 6 अगस्त को गिराया गया था प्रथम बार। ये 16 अगस्त दिया है, लपेट दीजिए। कई लड़के ना एकदम देखेंगे या भौचक के एकदम, अरे तेरी 6 मिल गया, मारी बोला पहले के में, अब जब लपट चाहिए तुरंत, ठीक है। 26 अगस्त खत्म, ठीक है। 8 अगस्त दिया हुआ है, खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले पे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो किस देश को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको जापान देखने को मिलेगा। तो जापान के देश को क्या कहा जाता है, तो सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब सूर्योदय का देश जब कहा जाता है तो यहाँ जापान की अगर बारे में बात करते हैं तो जापान के संसद का नाम क्या है, तो संसद की अगर हम बात करते हैं तो इसके संसद का नाम क्या है, तो डायट है, ठीक है। जापान के संसद का नाम क्या है, डायट है। अगर हम बात करते हैं मुद्रा की, तो यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है, तो ये मुद्रा का नाम यहाँ पे क्या है, तो जापान का मुद्रा आपको देखने को मिलेगा येन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रमुख जो द्वीप है, 4 गो जो प्रमुख द्वीप है, ऐसे तो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के ये बना है, बट 4 गो जो प्रमुख द्वीप है ना, वो उसको पूछा जाता है। तो वो कौन कौन सा द्वीप है, तो होकाइडो है, फिर उसके बाद में होन्शु है, फिर उसके बाद में शिकोकू है, उसके बाद में क्यूशु, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो आंसर मिल गया। अगले पे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन यूरोप का अखाड़ा। देखिएगा, यूरोप का अखाड़ा कहने का मकसद क्या होता है, जैसे में वहां पर लड़ाई झगड़ा होता था, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा तो होता था, तब तो इसको अखाड़ा कहा जाता है। 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप का एक शहर है बेल्जियम,
ठीक है। ये बेल्जियम में पता है क्या होता था, जितना भी जो अधिकतर लड़ाई हुआ था ना, ये अधिकतर लड़ाई सब बेल्जियम में ही लड़ा गया था, तो इसीलिए बेल्जियम को कहा जाता है, तो आपको यूरोप का अखाड़ा कहने को देखने को मिलता है। ठीक है, कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस किस शिक्षाओं में प्रेरणा प्राप्त की। अब देखिएगा, अब फ्रांसीसी क्रांति आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था कब, तो कहिए कि 1789 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें अंत किसका हुआ था, तो कहिएगा कि अंत जो हुआ था ना, लुई 16वां का इसका अंत हो गया था। लुई 16वां का क्या हुआ था, अंत हो गया था। ठीक है, अब इसमें नायक के रूप में कौन हो रहा था, तो कहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट उभरा था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो पता ही है। चलिए अब जानते हैं कि इसको जो शिक्षा देने का काम किए थे, जैसे में क्रांति होती है तो क्रांति एक दिन में नहीं पनपती है, उसके लिए पीछे से कई सारे चीज इकट्ठा होते हैं तब क्रांति पनपती है। तो वो जो 3 जो प्रमुख दार्शनिक थे ना, 3 जो प्रमुख दार्शनिक, उस दार्शनिक के बारे में आप जान लीजिए। एक जो थे रूसो, इनके बारे में पहले हम एक कलर चेंज करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, रूसो की अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, रूसो थे, एक तो कौन थे, रूसो थे। फिर उसके बाद में कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में मॉन्टेस्क्यू, और फिर उसके बाद में कौन थे, वाल्टेयर थे। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों जब थे, ये तीनों के तीनों क्या थे, तो कहे कि दार्शनिक थे। तो दार्शनिक थे, तो इनके द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था ना, वो काफी ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये इस बार जो मेंस का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपको दरोगा वाला, उसमें आपको देखने को मिला गया था कि जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किनके द्वारा लिखा गया था। तो आप इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको लगता ना कि हम वन लाइनर पढ़ करके फटफट आगे बढ़ जाएंगे, मुश्किल है, मुश्किल। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनके द्वारा लिखा गया था, तो रूसो के द्वारा लिखा गया था। ये विचारक थे, ये अपने समाज में जो लोग थे उसको बताने का काम करते थे। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा बहुत प्रमुख किताब लिखा गया था, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ। अब ये पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक जो है ना, ये काफी ज्यादा फेमस है। अब ये जो पुस्तक जो है, ये पुस्तक में पृथक्करण की अगर हम बात करते हैं, ये पृथक्करण की बात करते हैं, और इसी पृथक्करण के तहत में क्या किया था कि आपको विधायिका, फिर उसके बाद में विधायिका, फिर उसके बाद में कार्यपालिका, और फिर उसके बाद में न्यायपालिका आपको देखने को मिलता है। यही पृथक्करण मतलब अलग अलग बांटने का काम किया था कौन, न्यायपालिका। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उनका पुस्तक का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, अगर बात करते हैं ये वोल्टेयर की, तो वोल्टेयर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, तो वो पुस्तक का नाम क्या था, द लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, लेटर्स ऑन इंग्लिश। तो ये जो पुस्तक जो लिखा गया था, ये भी काफी ज्यादा उतना फेमस नहीं है, बट अगर आप ये दोनों को याद करते हैं ना, तो इतना ज्यादा आपको कम से कम तो ये याद करना ही पड़ेगा। इतना ज्यादा फेमस नहीं है, हम ज्यादा चीज नहीं लिखवाए हैं कि एकदम सब रट ही जाइए, बिल्कुल नहीं है। तो पहले से ही बहुत सारे लोड रहते हैं, लेकिन ये बुक जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति किस किस शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है। तो अब देखिएगा, लॉक तो होगा नहीं, खगोल तो होगा नहीं, प्लूटो तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे रूसो ना दे करके मॉन्टेस्क्यू दे देता, तो क्या अगर जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो फंस जाते ना, तो कहेंगे ले हम रूसो याद किए थे, यहाँ मॉन्टेस्क्यू दे दिया। अगर मॉन्टेस्क्यू ना देके वाल्टेयर दे देते तो फंस जाते। अब यहाँ पे केवल रूसो है, तो इसीलिए हम रूसो को लगाएंगे। समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया, रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है। इन्होंने एक बात कहा था रूसो ने क्या बोला था कि जो संप्रभुता होती ना है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु। हम किसी के अधीन नहीं है, हम इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए क्या है, एकदम स्वतंत्र है। वो होता है संप्रभुता। ये कहा था ना कि संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो ये संप्रभुता राज्य में निहित होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसे में आप पढ़ते ना है, भारत एक संप्रभुत्व राज्य है, देश है। तो राज कहने का मतलब यहाँ पे देश ही है।
आप राज नहीं समझ लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा। अगले में देखते हैं, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। देखिएगा प्रजातंत्र में क्या होता है कि प्रजातंत्र जो होता है वो आपको क्या करता है कि जो जो भागीदारी है, जो शासन करने की जो भागीदारी है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकता है, भागीदार हो सकता है, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। ठीक है, यानी प्रजातंत्र वही होता है जो अपने शासन के लिए क्या करता है, योगदान खुद दे रहा है। जैसे में हम लोग चुन रहे हैं, दे रहे हैं, फिर उसके बाद मन देख रहा है कि काम नहीं करता तो फिर वोट नहीं देते हैं, हटा देते हैं, तो वही होता है। तो उसमें क्या आवश्यक नहीं है, शिक्षा आवश्यक नहीं है जी, जनता के लिए आवश्यक है। जनमत वोट वगैरह देने का बिल्कुल है, न्यायपालिका बिल्कुल है, भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्या बोला गया है, शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे। अभी हमने देखा शक्ति पृथक्करण, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन लड़ रहा है ना, किस तरीके से जो पूछा जाता है सो समझ में आ रहा है। तो कौन थे, किन के द्वारा लिखा गया था, द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। आंसर कौन सा हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला गया है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब राजनीतिक विज्ञान के जनक की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 3 गुरु के आप बहुत ज्यादा फंसते होंगे। एस अस पा आप याद रखिएगा। एस से सुकरात, ठीक है, ठीक है, एस से सुकरात, ए से कौन है हो गया, अरस्तु, ठीक है, और सॉरी ए कहां से, ए नीचे आएगा ना, ए से अरस्तु हो गया, और पी से कौन हो जाएंगे, तो पी से प्लूटो हो जाएंगे, और ए से कौन हो जाएगा, तो अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, अब अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु कौन, तो शुक्राज। ठीक है, अब देखिएगा सुकरात। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान के जनक जो थे ये कौन थे, तो अरस्तु ही थे। ठीक है, अरस्तु थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्लूटो तो आप देख ही ले किसके गुरु थे, सुकरात अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, कौटिल्य के बारे में तो आप जानते ही हैं। रूसो के बारे में तो अभी हमने बताया कि ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, जो दार्शनिक थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके द्वारा किया गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके द्वारा क्या लिखा गया था, तो पुस्तक लिखा गया था। कौटिल्य के बारे में तो आप जानबे करते हैं, भारत के मैकियावेली के नाम से जाने जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।